हमारे देश के अद्भुत मुख्यमंत्री, आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ नहीं देश के इतिहास में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मतलब इतना सच बोलते हैं कि कई दफा तो लगता है कि सत्य हरिश्चंद्र भी नीचे हो गया होगा, छोटा हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र भी छोटे हो गए होंगे, इतना सच बोलते हैं। और वो कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया था, उनका सपना था कि विकसित झारखंड बनाएंगे, झारखंड के नागरिकों को विकास की धारा से जोड़ेंगे, लेकिन पिछले 20 सालों से बदतर कर दिया गया। एक तरफ नया भारत बन रहा है, दूसरी तरफ झारखंड पिछड़ रहा है। मुझे जहां तक जानकारी है शैलेंद्र भाई कि 24 साल हुए झारखंड बने हुए, 20 साल तो शासन इन्होंने ही किया, हेमंत सोरेन ने भी किया है, 20 साल ने तो 18 साल तो जरूर किया है, 16 साल तो जरूर किया है। और ये बता रहे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कि जो विकसित झारखंड का जो सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं हुआ, बद से बदतर हो गया। कौन सपने को तोड़ा है? और जो कह रहे हैं हेमंत सोरेन, ये एक योजना नहीं गिना सकते, प्रदेश को कैसे लूटा है ये बताया जा सकता है। आज भी हेमंत सोरेन के सामने अडानी जी का वहां गोड्डा में निष्कांत दुबे बैठे हुए हैं, उन्होंने गोड्डा हवाले कर दिया अडानी जी के। और वहां बिजली संयंत्र, बिजली घर जो बना, कहा गया कि ये बिजली घर से बिजली यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा, झारखंड के लोगों को, वो मिलेगा वहां बांग्लादेश जाएगी, बेचेंगे ऊंचे दाम पे। प्रदूषण होगा झारखंड में, बिजली का मजा लेगा बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के योगी जी कितना देखिए बोलते हैं बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो हो रहा है। इनका ढोंग जो है रोज खोला जाना चाहिए, इतने ढोंगी लोग हैं। शैलेंद्र भाई क्या कह रहे हैं, झारखंड में लोग ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनको पता है कि नहीं है कि ये कितने ढोंगी लोग हैं? कितने ढोंगी लोग हैं तो झारखंड की जनता को बेहतर तरीके से पता चल गया है। और 23 तारीख को इसका अंदाजा लग जाएगा कि झारखंड ने उनके स्टेटमेंट को कैसे रिसीव किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ पे मेरा एक छोटा सा कमेंट है, और वो कमेंट ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइज जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था उसके खिलाफ नाथों और सिद्धों का विद्रोह हुआ था, और उसी विद्रोही परंपरा के गर्भ से गोरखनाथ मंदिर प्रतीकात्मक रूप से अस्तित्व में आया। तो ढोंग और पाखंड जनता से वो क्या करेंगे? आप अगर देखिए तो इतिहास में इतना बड़ा गुरुद्रोही कोई दूसरा नहीं हुआ, जो अपनी ही परंपरा से द्रोह करके जिस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन के खिलाफ नाथों और सिद्धों का विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह की परंपरा के गर्भ से जो ये आंदोलन पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ एक आदमी जैसे खुद उसी परंपरा की पुनर्प्रतिष्ठा कर रहा है जिस परंपरा से गोरखनाथ लड़े थे। तो खैर ढोंग तो इस लेवल तक पहुंचा हुआ है। ये गुरुद्रोह का जैसे ऐसा दूसरा मिसाल, गुरु परंपरा से द्रोह का ऐसा दूसरा मिसाल आप दुनिया में नहीं खोज सकते हैं। ढके छुपे तरीके से शर्माते हुए कोई अपने गुरु से द्रोह कर सकता है, लेकिन खुले तरीके से गुरुद्रोह की ऐसी दूसरी परंपरा आपको नहीं मिलेगी। तो एक बात तो ये, उन पे मैं चलते चलते ये कमेंट कर रहा था। और जहां तक आपने ठीक ही बताया कि 18 साल से तो यही रूल कर रहे थे, और रूल ही कर रहे थे, हाथी उड़ा रहे थे, इंटरनेशनल समिट कर रहे थे, लेकिन जमीन पे तो कुछ काम हो नहीं रहा था। और ये जो कुछ ये अभी हाईकोर्ट में जाने वाला सब पूछिएगा ही आप, तो हाईकोर्ट में जो जाने का सवाल है, और वो कहते हैं टैक्स पेयर का पैसा। कौन सा टैक्स पेयर का पैसा भैया? आप ही टैक्स देते हैं। इस देश में डायरेक्ट टैक्सेस से अभी भी ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेज है, जिसपे हम साबुन पे, टूथपेस्ट पे, ब्रश पे, चाय पे, पता नहीं कितने कितने चीज पर टैक्स वो देते हैं। और ये मंगरा मोची से लेकर दूसरे तमाम लोग देते हैं। इनके पास तो चोरी की गुंजाइश भी नहीं है। आप तो टैक्स का पैसा रोज मारते रहते हैं, और इसके बाद जैसे दम्भ भरते हैं टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। जैसे लगता है कि वो पूरे देश को जैसे अपना पैसा गिफ्ट कर रहे हैं। जेएनयू का मसला है, तब भी इनके मुंह से निकलता था टैक्स पेयर का पैसा। तो तुम टैक्स देते हो और बाकी हिंदुस्तान जैसे डोल पे जिंदा रहता है। तो खैर, एक तो ये दूसरा कमेंट हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि सोशल वेलफेयरिज्म, पॉलिटिकल साइंस के किताब में जो हम लोग सोशल वेलफेयर स्टेट पढ़ते थे, तो लोक कल्याण राज्य की अवधारणा की जब विदाई हो गई, और जैसे नीतिगत तरीके से लोगों के जीवन का जिम्मा जब सरकारों के हाथ में न हो, उनके आने जाने की सुविधा, उनके पीने के पानी की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी
उनके लिए शिक्षा का इंतजाम, उनके लिए खाद बीज फलाना धमाका। तो तरीका क्या अवस्था है, तो कुछ लोग इसको घूस के तौर पे देते हैं और कुछ लोग अपनी जनता की जरूरत के तौर पे इसको बांटते हैं। तो इस वेलफेयरिज्म को लौटाने का ये मैया सान योजना है। मैया माने लड़की, 50 साल के ऊपर की महिलाओं को अलग से दूसरा पेंशन मिलता है। और ये जो लड़कियां 18 साल से ऊपर जाके 49 साल तक की लड़कियां हैं, मतलब जिनको मैया के रूप में कंसिडर किया, तो मैया सम्मान योजना है। तो ये मैया सम्मान योजना इन्होंने लाया जमीन पे, इन्होंने किसानों का ऋण माफ किया, आबू आवास योजना इन लोगों ने चालू की, 200 यूनिट तक बिजली का बिल फ्री है। परसों मेरे के यहाँ बिल आया था 2-3 दिन पहले, उसमें 0 यूनिट का बच्चे बाहर रहते हैं और मैं यहाँ रहते हैं, 200 यूनिट से नीचे का बिजली बिल है, ये मिलता है। तो ये कुल मिला के असल में इस बात का गहरा भरोसा था कि इन्होंने धार्मिक उन्माद का जो इंजेक्शन भरा है और अंतरराष्ट्रवाद और नकली छद्म राष्ट्रवाद जो इन्होंने डोज दिया है, इसमें जनता शायद सदा के लिए सो गई है। लेकिन जनता सदा के लिए सोए तो सोए कैसे, उसके पहलू में कभी बेरोजगारी चुभ जाता है, कभी उसकी छाती में महंगाई चुभता है, तो नींद बीच में टूटती है। और जनता की नींद जब टूट जाती है तो फिर इसके बाद देखिए तमाशा क्या होता है। हिटलर को भागना पड़ता है, जनता उपाय निकाल लेती है। तो हम जिंदगी के यथार्थ जो हैं वो धारणाओं से जब टकराते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में धारणाएं, जिसको परसेप्शन कहते हैं, वो जीत जाती है और जिंदगी हार जाती है। लेकिन जिंदगी की जब एक्यूट जरूरतें उनके पहलू में टच करती है, वहां जब चुभन होती है तो नींद खुलती भी है। और 2024 के बाद धीरे धीरे नींद के खुलने की इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और उसी प्रक्रिया का एक्सटेंशन झारखंड के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में थोड़ा लाउड इसलिए है कि यहाँ सामुदायिकता की परंपरा रही है, आदिवासी जीवन पद्धति रही है। उस आदिवासी जीवन पद्धति में आपाधापी और सपनों के लिए कम जगह है। क्यों? हम तो एक आदिवासी ये याद करना चाहते हैं, हम ये अजब ही दर्शन है जो यहाँ झारखंड नहीं आया है उसको नहीं समझ में आएगा। हमारे यहाँ गीत है एक जिसमें वो कहते हैं कि सहिया, सहिया माने जो प्रेमी है, प्रेमिका है, दोस्त है आपकी, तो सहिया के घर बड़ी दूर जरा धीरे चलो। अरे भाई दूर जाना है तो हम कहेंगे कि तेज चलो, लेकिन वो कहता है कि सहिया के घर बड़ी दूर जरा धीरे चलो, तो हमको गालिब याद आ जाते हैं कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेजार है। तो ये जो सब्र तलब है आशिकी, ये जो है सो आप झारखंड में खोज सकते हैं। इसलिए जीवन के यथार्थ के पास जाने की उनके पास वो कैपेसिटी है। और आदिवासी जनता, और अल्टीमेटली जवाब भी इन्हीं को देना है। मिडिल क्लास तो ट्रेचरस क्लास है, जवाब जो है सो असल में आने वाला है इस देश में दलितों के पास से, आदिवासियों के पास से। इस देश में जवाब आने वाला है अल्पसंख्यकों के पास से, और ये जवाब इन्हीं के यहाँ से आएगा। मुझको लगता है कि झारखंड जैसी सिलेक्शन में एक हद तक अभी तक जो रिपोर्टिंग आई है जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ का ग्राउंड रियलिटी है। तो हर जगह जैसे एज बहुत जगहों पे दिखाई पड़ रहा है मुझको, हमने जहां उम्मीद बहुत नहीं की बढ़िया, थी वहां भी एज दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत हाल बढ़िया। चाल है। और जिस तरह से जवाब दे रही है कल्पना सोरेन, जिस तरह से जवाब दे रहा है हेमंत सोरेन, मुझे तो इनके सवालों, ये उनके सवालों के जवाब तो इनके पास है, दोनों पति पत्नी के पास। लेकिन जो इनके सवाल हैं उनके जवाब न मोदी जी के पास है, न अमित शाह के पास है। और ये लोग तो ऐसे ही हैं, जो योगी जी है और हेमंता विश्व शर्मा है, वो तो कहीं आते ही नहीं, उनके पास आता है क्या? झुनझुना बजाने के ग्राउंड अलावा, बुलडोजर न्याय फलाना फलाना करने के अलावा तो है नहीं। लेकिन अमित शाह ग्राउंड जो गृह मंत्रालय संभालते हैं, कि भाई घुसपैठिए आए कैसे और गरीबों को घुसपैठिया करार देते हो, उसका जवाब कहाँ सूझ रहा है गृह मंत्री को? जी कुछ कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे ना कि ग्राउंड से निकला हुआ जवाब बड़ा लाउड होता है। वो जीवन के माने अनुभव सिद्ध जवाब होते हैं। बिरसा मुंडा पढ़ा लिखा बहुत नहीं था, थोड़ा बहुत तो बिरसा मुंडा स्कूल भी गए थे, लेकिन सिद्धू कानू, फूलो झानो, मतलब ये जो अटाटूट परंपरा रही है। और यहाँ मुसलमानों और आदिवासियों के कल्चरल इंटरमिंगलिंग इतना ज्यादा है। शेख भिखारी गीत लिखते हैं, हमारे यहाँ एक मधु मंसूरी हैं, वो गीत गाते हैं, नाम मधु मंसूरी है मुसलमान। तो बड़ा यहाँ जैसे इंटरमिक्सिंग है। वो बिहार से जो लोग आए हैं और बाहर से जो लोग आए हैं, वो थोड़ा बहुत जैसे हिंदुत्व की ब्राह्मणिकल हायरार्की की समझ के साथ आए हैं,
वरना तो यहाँ एक नए किस्म के कल्चरल एमलगेमेशन का प्रोसेस चल रहा था। अगर बीजेपी जीत जाती तो समझिए कि और भी खराब होता। हिंदुस्तान को मुल्क बनने के लिए कल्चरल एमलगमेशन की जरूरत है, और ये एमलगमेशन बीजेपी की चेतना का हिस्सा नहीं है। इसीलिए वो तो एकात्म राष्ट्र की बात करते हैं, और एकात्म राष्ट्र में संघीय ढांचे के लिए जगह नहीं है। इसीलिए कि आरएसएस जैसे एक चक्रानुवर्ती एक हाथ के नीचे चलता है। तो झारखंड में इनका बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। अडानी के लिए कोयला दांव पे लगा हुआ है, लोहा दांव पे लगा हुआ है, और ये लोग बहुत कम्युनिकेट करने में कैपेबल रहे कि लोहा उनका, सोना उनका, चांदी उनका, जमीन के नीचे का कोयला उनका, बिजली उनका, और हमारे लिए पलायन और हमारे लिए विस्थापन और बचा खुचा जैसे धूल धक्कड़ और जंगल की कटाई ने पूरा कर दिया है। तो ये नीचे तक कम्युनिकेट हुआ है आदिवासियों में, इसीलिए आदिवासी ज्यादा लाउड है। और देखिएगा रांची में 52% वोटिंग हुई है, 52%, 52%। रांची शहर में लोग निकले ही नहीं बड़े पैमाने पे। जिस तरह से आए हैं उभर करके हेमंत, और जिस तरह से एकदम खुलेआम इसको ऐलानिया कहते हैं क्या शैलेंद्र भाई, 2 मिनट में बताइएगा कि लगता है कि एकदम हेमंत सोरेन इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ है, दो दो हाथ कर लेने के लिए है कि जो होगा देखा जाएगा, फिर जेल ले चलना है, फिर जेल चलेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, लड़ाई तो झारखंड में देखिए, बनवासी कल्याण केंद्र के पेंट्रेशन ने जैसे बहुत जैसे प्रॉब्लम पैदा किया इस मतलब झारखंड के अंदर। लेकिन बावजूद इसके आप एक बात मान के चलिए कि आदिवासियत अभी भी बची हुई है, और इस आदिवासियत को एक्सप्लोर करके हेमंत सोरेन जैसे ताकत पा रहे हैं। कल्पना सोरेन बोलने की कला रखती हैं, और उस कला का इस्तेमाल वो बेहतर तरीके से कर रही हैं। लेकिन आदिवासी जो जीवन शैली है, मुझको लगता है कि ये वैकल्पिक जीवन पद्धति है। जिस तरीके से पर्यावरण का नाश हो रहा है, जिस तरीके से जिंदगी खत्म हो रही है, तो वो अपना आदिवासियत लेके आए हैं, और यही उनकी ताकत है। मतलब आप जो जिस जगह से आते हैं उस जगह की जो पूरा इंग्रेडिएंट्स है, उसको जैसे जब आप अपने साथ जैसे कंपाइल करते हैं, तो आप जैसे वैसे ही दिखते हैं जैसे आप होते हैं। और तब जैसे जनता से कम्युनिकेट करने में आपके पास ज्यादा सुविधा हो जाती है, और जनता आपको बिलीव करने बिल्कुल लगती है। तो बिल्कुल सही। ये जो मामला है ना, ये मामला हमको सीखना पड़ेगा। आप आइएगा बैकवर्ड कम्युनिटी से, और जीवन शैली और जैसे पूरा संस्कृताइजेशन जिसकी बात संदीप जी कर रहे थे, वैसे ही जैसे आप बढ़िया कलावा बांध लीजिए हाथ के अंदर, और उसके बाद जैसे सत्यनारायण की कथा सुनने बैठ जाइए। तो जहां से आप आए हैं और लड़ रहे हैं ब्राह्मणिकल हायरार्की से, और आप कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय का राज हो, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल गैप सही, हो जाता बिल्कुल है। सही, तो ये जो बिल्कुल पूरा सही। संस्कृताइजेशन है, इसके खिलाफ एक लड़ाई की जरूरत है। अभी हमको लगता जरूर। है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का उस लेवल का संस्कृताइजेशन नहीं हुआ है, जैसा कि आदिवासियों के बीच जैसे बनवासी कल्याण केंद्र करने की कोशिश कर रही है। और इस संस्कृताइजेशन का न होना ही उनकी ताकत का जैसे स्रोत है।